आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो हमें मालूम है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम जो है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट होगा। सो कोई भी सिस्टम का मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। सो मोमेंटम जो है कोई भी सिस्टम का टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। सो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक्सटर्नल फोर्स एक सिस्टम पर अगर जीरो है इसका मतलब लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे इसी पर, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शेल है जिसका मास 5m है और एट रेस्ट और सडनली एक्सप्लोड करता है जिसका मास 5m है, एक्सप्लोड करता है 3 पीसेस में। एक पीस मास m में जो इस साइड चले जाता है विथ स्पीड v और दूसरा पीस जो है जिसका मास भी m है वो भी स्पीड v में चले जाता है। तो हमें पूछा गया कि इस एक्सप्लोजन में कितना इंटरनल एनर्जी जो है काइनेटिक में बदल गया, राइट। सो एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस होते हैं, कोई बाहर से फोर्स नहीं आता है, मतलब मोमेंटम जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा? नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस वर्क करते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक्सटर्नल इंटरनल जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा बट मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते। सो इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ये वाई एक्सिस की ओर जा रहा है और जो तीसरा पार्टिकल है एम यानी कि 3m रह गया, इसका वेलोसिटी निकालना है। तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा -v/3 माइनस v/3g। तो हमें पूछा गया कि कितना इंटरनल एनर्जी जो है काइनेटिक में बदल गया। सो इंटरनल एनर्जी हीट साउंड में भी बदलेगा बट हमारा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कितना काइनेटिक में बदला, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो इनिशियली जीरो था, चेंज जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12m इसका v², उसका 12m v² और तीसरा का मास 3m है और इसका स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर v/3² प्लस v/3²। सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज कमिंग आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और भी फॉर्म में बदल रहा है, जब भी एक्सप्लोड करता है साउंड होता है, हीट होता है, मे बी बिट ऑफ लाइट भी होता है। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिक है कितना इंटरनल एनर्जी काइनेटिक में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा। सो हाईएस्ट पॉइंट पर ये एक्सप्लोड कर जाता है
3 पार्ट में बढ़ जाता है, 1:1:2। एक पार्टिकल जो है वापस जिस रास्ते में गया उसी रास्ता में वापस आ जाता है, दूसरा पार्टिकल जो है ऊपर की ओर जाता है विथ स्पीड से u, सेम स्पीड। तो हमें पूछा गया ये वापस आ जाता है, ये ऊपर की ओर जाता है, जो तीसरा पार्टिकल है उसका स्पीड क्या है निकालने के लिए कहा गया। हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड कितना होता है? हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड होता है u cos थीटा। तो जस्ट एक्सप्लोजन से पहले, एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस होता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। सो जस्ट एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम था P initial equal to P final, that is P just before explosion equal to P just after explosion। एक्सप्लोजन का टाइम इतना कम होता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि ग्रेविटी का भी इम्पल्स होगा, लेकिन वो टाइम डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0। सो ग्रेविटी, फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट भी है, तो एक्सप्लोजन और कोलिजन्स में अनलेस मेंशन हो तो उनका प्रेजेंस को हम इग्नोर करते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम मास m है, वेलोसिटी u cos थीटा है, एक्स एक्सिस की ओर है, से एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। एक वापस आ रहा है, वापस आ रहा है मतलब वेलोसिटी रिवर्स हो गया। सो ये 4 पार्ट्स है, तो ये पार्ट m/4 हो जाएगा, ये भी m/4 हो जाएगा, ये 2m/4 यानी कि m/2 हो जाएगा। सो एक वापस आ रहा है मतलब वेलोसिटी रिवर्स हो गया होगा, m/4 u cos थीटा, और एक ऊपर की ओर जा रहा विथ स्पीड u, और एक m जो है ऊपर की ओर जा रहा है विथ स्पीड u, और जो इसका मास भी m/4 है, और जो तीसरा है उसका मास निकालना है, उसका वेलोसिटी निकालना है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने से v3 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, मास कैपिटल M में, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एक बुलेट है जिसका मास m है, स्पीड u, स्ट्राइक करता है और स्टिक कर जाता है। तो हमें पूछा गया मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है 0, स्मूथ सरफेस। तो जो इंपैक्ट टाइम है इतना कम होता है कि इस वक्त किसी और फोर्स को हम नहीं लेंगे, आपस का जो फोर्स है ये इसको हिट करेगा, आपस का जो इंटरेक्शन है वो इंटरनल फोर्सेस। सो सभी कोलिजन्स में हम मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, दैट इज मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो कोलिजन से पहले मोमेंटम था mu, ये हिट करके स्टिक कर गया, स्टिक करने के बाद कॉमन स्पीड मान लेते हैं v आया। सो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ये हो गया, सो वेलोसिटी निकल गया mu/m+m, यानी कि इसके सिस्टम के पास अब इतना काइनेटिक एनर्जी गया। अब सिस्टम का मास हो गया m+m, वेलोसिटी ये हो गया, सिस्टम के पास इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया। इंपैक्ट पीरियड को नेग्लेक्ट करेंगे, उस दौरान कोई चेंजेस नहीं आया। सो जो टाइम है, टाइम ऑफ इंपैक्ट डेल्टा टी, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट इज टेंड्स टू 0। सो इसी जगह पर कोलिजन हुआ और स्टिक कर गया। अब ये आगे जाने लगा, और ये जब आगे जाने लगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इंपैक्ट के बाद जो काइनेटिक एनर्जी रह गया था वो लूज कर जाएगा, वो बदल जाएगा किसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, या फिर वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग बोलिए। सो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वेशन है। v का वैल्यू यहां डाल दीजिए, x निकल जाएगा। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होता, मान लेते हैं सरफेस रफ है, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, वो फॉर्मूला यूज करके x निकाल लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मास mu, ये मास मान लेते हैं 5m है, इसका स्पीड u है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू है, राइट। ये हिट किया विथ स्पीड u और बाहर निकल गया विथ स्पीड u/2। हमें पूछा गया उसके बाद ये जो बिगर ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में कितना दूर जाएगा। तो जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि जो कोलिजन का टाइम जो है इतना कम होता है कि उस दौरान जो फ्रिक्शनल इंपल्स रहा होगा उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, राइट। सो कोई इंपल्स नहीं है, जस्ट जो इंपल्स है इनके आपस का है। सो टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व कर जाएगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो यहाँ से आपका mu/2 इक्वल टू 5m इंटू वी। सो यहाँ से v निकल जाएगा, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे, मतलब कॉलिजन इतना शॉर्ट टाइम था कि यहीं पर रहा, इसका मूवमेंट वगैरह को नेग्लेक्ट करेंगे, इंपल्स जो फ्रिक्शन का है उसको भी नेग्लेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पर कॉलिजन हो चुका है। अब ये आगे जाने लगेगा, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आ गया था that will be used up in doing work against friction, mu mg into distance s। इसको सॉल्व कर देने से s निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्ट्रिंग है जो कि यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ पर एक मास लगा है, मास मान लेते हैं 3m है, और एक बुलेट जो है जिसका मास m यहाँ स्ट्राइक करता है और स्टिक कर जाता है। तो हमें पूछा गया कितना हाइट जाएगा आफ्टर कोलिजन, ये कितना हाइट राइज करेगा, सिस्टम कितना राइज करेगा। सो जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इम्पल्स का जो कोलिजन का टाइम इतना कम होता है कि बाकी जो फोर्सेस का इम्पल्स होता है, यहाँ पर तो ग्रेविटी है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये mu इनिशियल मोमेंटम जो है mu है, स्टिक कर जाता है, मास ऐड हो जाएगा, ये स्पीड आ जाएगा v। सो v आ जाएगा u/4। अब कितना हाइट राइज कर रहा है जो सिस्टम है, कितना हाइट राइज कर रहा है, उसको जानने के लिए हमको लेंथ दिया होगा। अगर ये जो यहाँ तक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक जाने के लिए हमें मालूम है स्पीड जो है √2gl होना चाहिए। सो ये v जो है अगर लेस देन √2gl है तो ये यहाँ कहीं तक राइज करेगा, जो कि हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से निकाल लेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अब मास m + 3m 4m हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मास 4m है gh। सो h निकल जाएगा v²/2g। और वेलोसिटी अगर √5gl से ज़्यादा है तो ये सर्कुलर मोशन में ही कंटिन्यू करेगा, और मैक्सिमम हाइट जो है ये कंटिन्यू कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट 2l हो जाएगा, h max जो है 2l हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी इसके बीच में है, √2gl और √5gl के बीच में है, तब बीच में कहीं सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद पैराबोलिक पाथ में जाएगा। तो सर्कुलर मोशन तक का हाइट निकाल लीजिए, फिर पैराबोलिक पाथ में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप यूज करके वो हाइट निकाल लीजिए, टोटल दोनों को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ब्लॉक है, इसका मास 3m है, स्पीड u है, इसके पीछे में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया गया है। इधर और एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है और स्पीड जो है आपका 3u है, स्मूथ सरफेस है। सो इसका स्पीड उससे ज़्यादा है, जाहिर है कि कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से हमें पूछा गया है कि स्प्रिंग का ड्यूरिंग मोशन स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है।
तो स्प्रिंग एक लाइट बॉडी है, उसके साथ कोलाइड करने से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा, इसका स्पीड इससे ज़्यादा है तो इसको हिट करेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगेगा, और तब तक कंप्रेस करेगा जब तक इसका स्पीड उससे ज़्यादा है। एक बार दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, आगे ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा, फिर सेपरेशन शुरू हो जाएगा। सो एट मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों का स्पीड सेम होगा। सो मोमेंटम भी कंजर्व होगा, क्योंकि पूरा को अगर हम सिस्टम ले लेंगे तो कोलिजन के दौरान जो फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस है। सो इनिशियल मोमेंटम है 2m इंटू 3u प्लस 3m इंटू यू, और मैक्सिमम कंप्रेशन में स्पीड सेम रहेगा, मान लेते हैं स्पीड v है, सो 2m प्लस 3m इंटू वी। सो यहाँ से आप निकल जाएगा 6 प्लस 3 9mu बाई 5m, ये v निकल गया। और स्प्रिंग एक लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट है, इसका मास, इसके कोलिजन में एनर्जी लॉस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंपैक्ट होता है तो आप सुनते हैं आवाज आता है, थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है, बट स्प्रिंग जो एक लाइट बॉडी है उसका मास नेग्लेक्ट है तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। सो इनिशियल एनर्जी जो था हमारे पास, इसका इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, इसका काइनेटिक एनर्जी था, उसका काइनेटिक एनर्जी था, इक्वल टू, सो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनली दोनों का स्पीड एट मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों का स्पीड सेम हो गया। मास है आपका 3 + 2 5m इंटू 9u बाई 5 होल स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली सिर्फ काइनेटिक था, बाद में दोनों फॉर्म में है, काइनेटिक प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप दूसरी तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो TME टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लॉन्ग प्लैंक है, स्मूथ सरफेस में रखा गया है, जिसका मास 6m है, और ये यहाँ एक पार्टिकल है जिसका साइज नेग्लिजिबल है, मास m है, और इसका स्पीड u है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन जो है 0 नहीं है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन जो ग्राउंड है वो स्मूथ है। तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये जब आगे जाने लगेगा, इसमें फ्रिक्शन पीछे की ओर एक्ट करेगा, और ये प्लैंक में फ्रिक्शन आगे की ओर एक्ट करेगा। तो प्लैंक में फ्रिक्शन आगे की ओर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब प्लैंक का स्पीड बढ़ रहा है, और इसमें पीछे की ओर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड कम रहा है। तो इसका स्पीड कम रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, और जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो था वो रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एक बार दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, रिलेटिव मोशन 0 हो गया, फ्रिक्शन जो है सडनली गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरा को सिस्टम लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो आपस का फोर्स है वो इंटरनल फोर्सेस है। सो मोमेंटम कंजर्व होगा। सो इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनली जब फ्रिक्शन खत्म हो जाता है दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, m + 6m इंटू वी। सो यहां से v निकल जाता है। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ वर्क सिर्फ फ्रिक्शन का है और कोई फोर्स नहीं, बाकी जो फोर्स है वर्टिकल फोर्सेस है, उनका वर्क 0 होगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल 7mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो ये नेगेटिव निकलेगा, वर्क डन जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैक है, सर्कुलर टाइप ट्रैक है, 3 डायमेंशनल है ये। इसका मास मान लेते हैं 6m में, स्मूथ सरफेस में रखा गया, स्मूथ सरफेस में म्यू 0 है, और ये भी स्मूथ है, ट्रैक भी स्मूथ है, और यहां पर एक ब्लॉक है, इसका रेडियस दिया गया है r।
तो क्वेश्चन ये है कि जब ये लोएस्ट पोजीशन पर आएगा, ये जब लोएस्ट पोजीशन को में मूव करता होगा, ये ट्रैक का स्पीड कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्सेस तो है, लेकिन पूरा का अगर सिस्टम लेंगे तो इनके बीच का जो फोर्सेस है, इनके बीच में ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इंटरनल फोर्स हो गया। और बाकी जो फोर्सेस है वो वर्टिकल फोर्सेस है, इसका वेट और सरफेस नॉर्मल फोर्स। सो वर्टिकल फोर्सेस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और ये जब लोएस्ट पॉइंट में आएगा तो इसका मोशन जो है हॉरिजॉन्टल ही होगा, बीच में उनका मोशन एक एंगल पर होगा, लेकिन लोएस्ट पॉइंट में मोशन हॉरिजॉन्टल होगा। और ये राइट की तरफ जा रहा है। शुरू में सिस्टम रेस्ट में था, सो शुरू में इनिशियली मोमेंटम हॉरिजॉन्टली जीरो था, तो हमेशा जीरो रहना चाहिए। तो ये अगर इस तरफ जा रहा है तो बिगर वन को इस तरफ जाना चाहिए ताकि मोमेंटम कंजर्व हो। सो m इंटू V1 इक्वल टू 6m इंटू V2, एक इक्वेशन ये निकल गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट जो है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है सिस्टम का। सो दैट शुड बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आमतौर पर ये फिक्स रहता है तो पूरा काइनेटिक, फिक्स रहने से इसके ऊपर वर्क जीरो हो जाता है, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाता है आमतौर पर। लेकिन इस बार ये फिक्स नहीं है, जब इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर भी वर्क हो रहा है, ये भी गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन V1 स्क्वायर और गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिगर वन। सो दो इक्वेशन है, एक आपका मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में, याद रखिए हम पार्शियली भी अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स इन पर्टिकुलर, नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो, मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन इज कंजर्व। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो है नहीं, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा इक्वेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों को सॉल्व करने से V2 निकल जाएगा। सो V1 का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, V1 का वैल्यू कितना है 6V2, 6V2 यहाँ डाल दीजिए, V2 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये पुली है, इधर एक मास है इससे 4m, और इधर एक मास है मान लेते हैं कि 8m, और एक शेल जिसका मास m है, शेल जिसका मास m है हिट करता है। हिट करते वक्त स्पीड मान लेते हैं v है। उसके बाद जस्ट आफ्टर हिटिंग इसका स्पीड कितना होगा। सो जैसे ही हिट करेगा, जैसे कि कोलिजन के समय बाकी फोर्सेस का जो इफेक्ट है, बिकॉज ये टाइम जो है डेल्टा टी इतना कम होता है कि बाकी फोर्सेस का इफेक्ट नेग्लेक्ट करेगा। सो जैसे ही ये हिट करेगा, जो मोमेंटम है इसके चलते इसको इंपल्स देगा, और ये जो स्ट्रिंग है, पुली जो है मासलेस, आइडियल कंडीशन ले रहे, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है। सो ये जो इंपल्स है पुली ट्रांसमिट कर देगा और इसको ऊपर की ओर खींचने लगेगा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये नहीं है, ये इसको खींचेगा तो ये जब नीचे जाएगा पुली को खींचेगा, पुली घूमने लगेगा, इसको खींचेगा, ये लंबा मैकेनिज्म है। बट हम एक आइडियल केस ले रहे हैं जहाँ पर स्ट्रिंग जो है मासलेस है, पुली मासलेस है। सो जैसे ही इंपल्स लगा, पुली ट्रांसमिट कर दिया, पुली जो इंपल्स का डायरेक्शन को चेंज कर दिया, चेंज करके ट्रांसमिट कर दिया, अब ये ऊपर जाने लगेगा। सो जो मोमेंटम था वो कंजर्वेशन में हम कुछ ऐसा यूज करेंगे कि जो मोमेंटम ये इस तरफ आ रहा था, पुली ने ट्रांसमिट कर दिया, इधर कर दिया। सो टोटल मोमेंटम सिस्टम का हो जाएगा m + 8m + 4m, सभी का स्पीड सेम हो जाएगा, सभी का स्पीड सेम हो जाएगा, से v'। सो v' हो जाएगा v/30,
ओके। सो पुली लाइट है, इसके ऊपर जो इंपल्स था वो कोई एब्जॉर्ब नहीं किया, जस्ट ट्रांसमिट कर दिया और इसको ऊपर खींच दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक बॉडी है जो कि स्मूथ है, सभी जगह स्मूथ है और यह भी स्मूथ ग्रेडेशन है, और यहाँ एक डिस्क है, डिस्क का मास m है, स्पीड u है, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जाहिर है कि ऐसा जाने लगेगा, ऊपर चलने लगेगा, ऊपर चढ़ने लगेगा। तो कुछ पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितना राइज कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो ये जब हाइट, ये जब इसमें राइज करने लगेगा तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन टुगेदर एज ए सिस्टम लेते हैं दोनों को मिला के, तो ये फोर्सेस जो है इंटरनल हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है, mg, यहाँ का नॉर्मल फोर्स, यहाँ का mg, और आपस का फोर्स तो इंटरनल है। सो वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा, जो शुरू में था वही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर राइज करने लगेगा, इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट भी आने लगेगा, राइट। एक बात ये रहा। दूसरा बात, ये उसको तब तक प्रेस करते रहेगा जब तक इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसका तो मोशन हॉरिजॉन्टल ही होगा, इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, और ये जो है इसको तब तक प्रेस करते रहेगा जब तक इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इससे ज़्यादा है। एक बार दोनों का सेम हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कांटेक्ट छूट जाएगा और उस जगह से वो ऊपर राइज करने लगेगा। तो जिस जगह पर कांटेक्ट छूटा उस जगह दोनों का स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम था, यानी कि दोनों का स्पीड, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है, सो दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम था। एक इक्वेशन ये रहा। दूसरा इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी का है, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी तो था काइनेटिक एनर्जी, एक्स कंपोनेंट के चलते, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के चलते काइनेटिक एनर्जी रहेगा 12m + m vx², और वाई कंपोनेंट के चलते जो काइनेटिक एनर्जी है ये, और जैसे जैसे ऊपर जाने लगा ये वाई कंपोनेंट कम होते जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट में वो 0 हो जाएगा। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कंपोनेंट कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, ये जो है mgh में बदल जाएगा। तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट, ब्रेक होने के बाद मैक्सिमम हाइट कितना राइज कर सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है, उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एक बात यह है। दूसरा बात, कोलिजन के दौरान फ्रिक्शन, ग्रेविटी, कोलिजन का जो इम्पैक्ट पीरियड अनलेस मेंशन, उसको नेग्लिजिबल लेंगे, और इम्पल्स ड्यू टू द अदर फोर्सेस नेमली ग्रेविटी और फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मानेंगे। तो जस्ट कोलिजन के पहले मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम। सो नेक्स्ट क्लास कोलिजन लेते हैं।